रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सावन का महीना शुरू हो चुका था। सावन के पहले सोमवार को सुषमा देवी की पांचों बहुएं अपने अपने रिवाज के हिसाब से तैयार होकर मंदिर में पूजा करने के लिए आती हैं। कुछ देर में जब सुषमा मंदिर में आती है तो देखती है कि उसकी 3 राजस्थानी बहू अपनी राजस्थानी लिबास पहने हैं, तो वहीं बाकी की 2 भोजपुरी बहू बढ़िया सी हरे रंग की साड़ी में पूजा कर रही है। उसके आते ही उसकी 3 राजस्थानी बहू कहती हैं, खम्मा गढ़ी माजी सा, प्रणाम करतानी सासू माई। हाँ हाँ, खुश रहो, आबाद रहो, चाहे यहाँ रहो या गाजियाबाद रहो, पर हम सबन में से कोनो गाजियाबाद ना रहेला सासू माई। ओहो जेठानी सा, माजी सा ने गाजियाबाद का नाम तो यूं ही ले लियो बस। हाँ, अभी तुम पांचों की पूजा हो गई हो तो मुझे भी भगवान के दर्शन कर लेने दो। हाँ हाँ माची सा, कर लेना दर्शन, लेकिन पहले माने दे तो बता दो कि हम पांचों आज फूटरी लाग रही हैं कि ना। हाँ सासू माई, बताइए ना, हम सब कैसी लगतानी। सच बताऊं बहुओ, तुम पांचों जैसे सजी धजी खड़ी हो ना, लग रहा है कि सावन के पहले सोमवार के लिए नहीं बल्कि किसी की बारात में जाने के लिए तैयार हुई हो। इतना क्या साज श्रृंगार किया हुआ है तुम सबने। सासू जी, माने तो सोचे आप हम सबका साज श्रृंगार देख के खुश हो जाओगे, पर आपने तो हमारी तारीफ भी नहीं की। अरे छोड़ो ना, सास तो सास ही होती है ना। बहू कितना भी सुंदर लग रही हो पर सास तारीफ नहीं है करेगी। ओहो, अभी मैं सुबह सुबह तुम पांचों की तारीफों के कसीदे पढ़ने बैठूं? पूजा पाठ हो गया हो ना तो जाकर घर के काम कर लो और मुझे अपना काम करने दो। ठीक है माजी सा, आप आराम से पूजा करो, हम बाकी काम निपटा लेते हैं। तभी पांचों बहू भगवान को प्रणाम करके वहाँ से चली जाती है। तो सुषमा हाथ जोड़ते हुए भगवान से कहती है, हे भोलेनाथ, पिछले जन्म में मैंने किसी राजस्थानी या भोजपुरियों का कर्ज लिया था क्या, जो ये 2 भाषा बोलने वाली बहुएं मेरे नसीब में लिख दी आपने। इन पांचों में से एक तो ऐसी भेजते जिससे मेरी बनती 3 दिन भर मने थाने करती हैं, तो 2 आवतानी करातानी लगाए रखती हैं। हाँ, ये बात तो अच्छी है कि पांचों की पांचों मेरी सेवा में कोई कमी नहीं करती। इसके लिए तो मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। सुषमा की 3 बहुएं राजस्थानी थी और बाकी की 2 भोजपुरी। पांचों बहुत ही संस्कारी और अपनी सास का कहा मानने वाली थी, लेकिन कभी कभी ये पांचों 2 गुटों में बंटकर एक दूसरे से भिड़ भी जाया करती थी। उस समय बेचारी सुषमा को समझ नहीं आता था कि आखिर वो किसका पक्ष ले। एक रोज दोपहर के खाने में राखी, सुगना और सेजल मिलकर दाल बाटी और चूरमा बनाती हैं, तो वहीं झुमकी और ललिया लिट्टी और चोखा बनाती हैं और पांचों पकवान लाकर अपनी सास के सामने परोस देती हैं। ये लो माजी दाल बाटी चूरमा, मने राखी जेठानी सा और सेजल ने बड़ी मेहनत से आपके वास्ते बनाए हैं। और सासू माई, ये लीजिए इंटरनेशनल लिट्टी चोखा, मैं और झुमकी भौजी बनाए हैं आपकी खातिर। माजी सा, ये दोनों कभी दाल भात चोखा तो कभी लिट्टी चोखा, इन दोनों को चोखे के अलावा कुछ बनाना ना आवे सके। ऐसा है, हमको जो बोलना है बोलो, लेकिन हमारे लिट्टी चोखा के कोनो बेइज्जती की ना तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सासू माँ, आप खाइए ना लिट्टी चोखा, एकदम चौकस बनल बा। देखने में तो ना लग रहा माँ जैसा, आप पहले तो ये दाल बाटी खाओ, दिल खुश हो जाएगा आपका। ऐसे ही पांचों बहू आपस में खाने को लेकर बहस करने बैठ जाती है और सुषमा उन्हें देखकर अपना सर पकड़ लेती है और चिल्ला कर कहती है, अरे नास पिटियों, अपने मुंह पर कुंडी लगा कर रख लो, कैसे काय काय करने में लगी पड़ी हो। अरे मेरा पेट है, खुद फैसला कर लूंगी कि क्या खाना है मुझे क्या नहीं। हाँ, मने भी यही लाग रही से। वैसे दोनों खाने में मेन चीज ये लड्डू दिख रहे हैं। माजी सा, वो लाडू ना बाटी होवे हैं। हाँ सासू माई, तो इके लिट्टी कहल जाला। हाँ हाँ महारानियों, ये बाटी और लिट्टी एक ही तो है, बस तुम 3 इसे दाल चूरमे के साथ खाती हो और तुम दोनों इसे चोखे के साथ खाती हो, तो बस यही फर्क है। वैसे सासू माँ, मैंने भी ये पते की बात अब पता लग रही है। वही तो, तब से 2 गुट बनाए ऐसे लड़ रही थी जैसे यहाँ खाने का कंपटीशन चल रहा हो। अरे चिंता मत करो, मैं दोनों चीजें खा लूंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। तभी सुषमा अपनी पांचों बहुओं की खुशी के लिए दोनों पकवानों को थोड़ा थोड़ा चखती है। ये देख उसकी पांचों बहुओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, जिसके बाद वो पांचों भी बैठकर साथ में एक दूसरे का बनाया खाना चखती है। समय बीतता है
और सब ठीक चल रहा था कि एक रोज सुषमा गहनों की खरीदारी करने जा रही थी तो राखी उसे टोकते हुए कहती है, माजी सा कटे जाओ हो। बहुओं, रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है। मैं तो सोच रही हूँ तुम सब अपने मायके जाओ, उससे पहले तुम लोगों के लिए कुछ गहनों की खरीदारी कर लूँ। तो बताओ क्या क्या चाहिए तुम लोगों को? सासू माँ पूछ कर रही हैं, हम सबन को अपने साथ ले चलिए। बहू, मैं गहनों की खरीदारी करने जा रही हूँ, झुंड लेकर गहने लूटने नहीं। और फिर घर में तो कोई रहना चाहिए ना। हाँ माजी सा, ऐसा करो आप हमारे लिए सुंदर सा बोरला ले आना। बोरला? बहू, बोरी कट्टा लेने नहीं जा रही, ये क्या मंगवा रही है तुम मुझसे? माजी सा, बोरला माने मांग टिका होवे है, पर हमारे लिए सुंदर सा चूड़ा ले आना। और सासू माँ इस झुमकी के लिए 2 ठो बढ़िया झुमके ले आना ना बिसरिएगा। तुम सब रहने ही दो, मैं खुद अपनी पसंद से तुम पांचों के लिए कोई बढ़िया सा सेट ले आऊंगी। तुम सबसे पूछती रही तो दिमाग चकरा जाएगा मेरा। हाय दैया, कब निकलूंगी और कब घर लौटूंगी। बोलते बोलते वो बाजार के लिए निकल जाती है और पांचों बहुएं अपने अपने काम में लग जाती है। शाम को जब उनकी सास लौटती है तो पांचों को एक एक ज्वेलरी सेट देती है। समय बीतता है, अब पांचों बहुओं की आपस में काफी बनने लगी थी। पहले जितनी बहस और लड़ाइयाँ भी उनके बीच नहीं होती थी, जिससे सुषमा देवी की जिंदगी में भी शांति थी। एक दिन जब राखी बाजार से सब्जियां लेकर लौट रही थी तो उसे अपने मोहल्ले में होने वाले सांस्कृतिक प्रोग्राम के बारे में किसी पड़ोसन से पता चलता है। तो वो घर आकर अपनी बाकी चारों जेठानियों और देवरानियों को बताती है। पांचों आपस में बातें कर रही थी, तभी सुषमा वहां आकर कहती है, ये पांचों क्या खुसुर पुसुर करने में लगी हो? सासू माँ, हम सब ना मोहल्ला में होने वाले प्रोग्राम के बारे में चर्चा करे थे नहीं। हाँ माजी सा, सामने वाले जीजी ने बताया कि मोहल्ले में कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहा है, तो माँ ने सोची क्यों ना हम सब भी इसमें भाग ले। तुम पांचों एक साथ प्रोग्राम में करोगी क्या? गावेंगे, नाचेंगे और क्या। मैंने तो सोच ली है कि राखी जेठानी और सेजल ना उस प्रोग्राम में अपने वो राजस्थानी घूमर करेंगे। हम और ललिया दोनों मस्त भोजपुरिया गाने पर ठुमका लगाएंगे। और मेरी इज्जत का फालूदा बनाएंगे, है ना? कोई जरूरत नहीं है किसी प्रोग्राम में जाने की। ऐसे राजस्थानी और भोजपुरी होकर भाग लेना है तो कभी राजी नहीं होंगी मैं इस बात के लिए। कहाँ है सासू माई? बस मेरी मर्जी, अगर भाग लेना है तो मेरी बहुओं के रूप में लेना होगा, एक साथ, ना कि 2 अलग अलग गुटों में, समझी? पर माजी सा, ये कैसे हो सके है? वो मैं क्या जानूं, वो तुम्हें देखना है कि तुम 3 राजस्थानी और 2 भोजपुरी एक कैसे हो सकती हो। अपना फैसला सुनाकर सुषमा अपने कमरे में चली जाती है और पांचों बहू उसकी कही बात का गहन विचार करने में जुट जाती है। समय बीतता है, पांचों बहुत दिमाग लगाती हैं और आखिर में मोहल्ले के सांस्कृतिक प्रोग्राम में एक साथ भाग लेने के लिए मान जाती है। और प्रोग्राम वाले दिन पांचों बहुएं पहले तो राजस्थानी घाघरा और चोली पहनकर घूमर डांस करती हैं और फिर पांचों साथ में अपनी सास के लिए एक भोजपुरी गाना गाती है, जिसे सुनकर सुषमा हैरान हो जाती है और अपनी पांचों बहुओं का ये अंदाज उसे बहुत भाता है। साथ ही उसकी राजस्थानी और भोजपुरी बहुओं की तारीफ पूरा मोहल्ला करता है और इस तरह उसकी 3 राजस्थानी और 2 भोजपुरी बहुएं एक होकर अपनी सास की बहुओं के रूप में उस प्रोग्राम में भाग लेती है। सुषमा घर में सफाई कर रही होती है, तभी उसकी पड़ोसन झुमरी एक प्लेट में लिट्टी चोखा लिए उसके घर आकर उसे पुकारते हुए बोलती है, सुषमा बहन, अरियो सुषमा बहन, कोना कोना में लुकाई हो, जरा बाहर ता आव। ओहो झुमरी, मैं तो बाहर ही हूँ, और कितनी बाहर आऊँ? तू बोल, कैसे आना हुआ? ये लो लिट्टी चोखा, तुम कही रही ना कि कभी बनाना तो भिजवाना, तो हम ले आए। एकदम मस्त घी डाल के बनाए हैं, बच्चन के भी खिलाना और खुद भी खाना। ठीक है, हम चलत है, पिंटू के पापा हमका ढूंढत हुई है। अरे पर रुक तो। झुमरी उसकी सुने बिना ही वहाँ से मटकती हुई निकल जाती है। तभी सुषमा की बेटी अंतरा कॉलेज से घर आती है और अपनी माँ के हाथ में प्लेट देखकर उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलती है, अरे क्या बात है माँ, मेरे स्वागत में खाने की प्लेट लेकर खड़ी हो आप। सही है, वैसे भी मेरे पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे थे। लाओ प्लेट। हाँ हाँ, आ टूट पड़,
तेरे ठूसने के लिए ही तो देकर गई है ना झुमरी ये लिट्टी। क्या? कौन सी मिट्टी? अरे यो कच्चे कान की मिट्टी नहीं, लिट्टी, लिट्टी चोखा। माँ, मैंने दाल भात चोखा तो सुना है, लेकिन ये लिट्टी चोखा, ये कौन सी आइटम है? अरे वही तो पूछने वाली थी उस झुमरी से, पर वो हाथ में प्लेट पकड़ाए झूमती हुई निकल ली। देखने में तो ठीक ठाक ही लग रहा है, अभी खाकर ही पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं। हाँ तो खाते हैं ना? आराम से, गरम है, पता चले मुंह ही जला ले। कितना घी डाला है इसमें। दोनों माँ बेटी झुमरी का बनाया लिट्टी चोखा खाने लगते हैं और कुछ ही देर में दोनों प्लेट को चट कर जाते हैं और तभी उंगली चाटते हुए अंतरा खाली प्लेट को घूरने लगती है और उसकी माँ बोलती है, अरे बस कर घूरना, अब क्या प्लेट भी चाटेगी? अरे वाह, कितना मस्त आइटम था माँ ये। बाहर से क्रंची, अंदर से सॉफ्ट, और इसका चोखा तो ओए होए, मस्त मजा आ गया एकदम। अरे नलायक, वो चूखा नहीं चोखा था। पूरी प्लेट चट कर गई, लेकिन नाम तो गलत ही बोलना है। तेरा बस चले तो तू लिट्टी चोखा को मिट्टी चूखा बोले। अरे नाम में क्या रखा है माँ, स्वाद अच्छा होना चाहिए। आज तो मुंह का स्वाद ही बदल गया। हाँ तो अब जाकर कपड़े भी बदल ले और फ्रेश हो जा, मैं चाय बनाती हूँ। इतना कहकर सुषमा प्लेट लिए किचन में चली जाती है और अंतरा भी फ्रेश होने कमरे में निकल जाती है। अगले दिन नाश्ते के समय झुमरी फिर वहाँ आती है और सुषमा बोलती है, अरे इतनी सवेरे चली आई तू? वो एक कटोरी। कटोरी नहीं पगली, तू प्लेट देकर गई थी लिट्टी चोखे की। अंतरा, जरा किचन से झुमरी आंटी की प्लेट तो ले आ। और ये एक कटोरी चीनी भी लेती है ना बिटिया। वो का है, हम मालपुए बना रहे थे तो देखे कि चीनी तो है ही नहीं। तभी अंतरा किचन में जाकर प्लेट और चीनी लेकर आती है और झुमरी को दे देती है और झुमरी वहाँ से निकल जाती है और अंतरा बोलती है, अरे झुमरी आंटी से लिट्टी चोखा दोबारा बनाने के लिए कहना तो भूल ही गई। अभी दोबारा बोल कर आती हूँ। रुक जा वहीं, नहीं तो थप्पड़ खाएगी। अरे वो क्या तेरी नौकरानी लग रही है जो तेरी फरमाइशों पर अपना राशन पानी खर्च करती रहेगी, तेरे लिए लिट्टियाँ तलती रहेगी। चुपचाप बैठकर नाश्ता कर ले। मुझे नहीं करना नाश्ता, मुझे बस लिट्टी चोखा ही खाना है। माँ आप बना दो ना, वो नहीं बनाएंगी तो भी चलेगा, प्लीज। हद है, अजीब जिद लेकर बैठ गई सुबह सुबह। अरे मुझे ये बनाना आता तो अब तक तू क्या इसके स्वाद से अनजान होती? अरे माँ नहीं आता तो बनाना सीख लो ना। अरे माँ तो अपने बच्चे का पेट भरने के लिए 56 भोग बनाकर खिलाती है, आप मेरे लिए लिट्टी चोखा नहीं बना सकती? लिट्टी नहीं मिट्टी खा ले तू, बोरा गई है क्या? लिट्टी लिट्टी करके कान पका दिए मेरे। कहा ना मुझे नहीं बनाने आती, इतना ही मन है तो खुद बना ले, समझी? सुबह सुबह दिमाग की लस्सी बना डाली। इतना सुनाकर सुषमा गुस्से में वहाँ से चली जाती है और बेचारी अंतरा बस खड़ी देखते ही रह जाती है और बिना नाश्ता किए कॉलेज के लिए निकल जाती है। समय बीतता है और उसके कॉलेज फेस्ट में हर स्टेट के फूड स्टॉल लगे होते हैं, जिसे देखकर अंतरा अपनी फ्रेंड से बोलती है, यार इस फेस्ट में तो खाने के लिए बहुत कुछ है। हाँ, क्योंकि हर स्टेट के मशहूर खाने के स्टॉल जो लगे हैं इस बार, जैसे राजस्थान का दाल बाटी चूरमा, गुजरात का ढोकला, बनारस का पान और भी बहुत कुछ। इसका मतलब बिहार का फेमस लिट्टी चोखा, उसका भी स्टॉल लगा होगा ना? हाँ लगा है ना, पर कहाँ लगा है ये नहीं पता। अरे वो तो अपनी नाक का इस्तेमाल करके ढूंढ लूंगी मैं, तू चल बस। इतना कहकर वो अपनी फ्रेंड के साथ लिट्टी चोखे की स्टॉल को ढूंढने निकल पड़ती है। काफी देर घूमने के बाद उसे लिट्टी चोखे का स्टॉल मिल जाता है, जिसे देखकर उसकी आंखें चमक जाती है और वो बोलती है, अरे यार आखिरकार मिल ही गया। इसे देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। हाय गोल गोल फूला फूला कितना प्यारा लग रहा है। बस कर, अब निहारती ही रहेगी या खाएगी भी? भैया जी 2 प्लेट लिट्टी चोखा देना। जी अभी देते हैं मैडम जी। भैया लिट्टी पर थोड़ा ज्यादा घी लगाना। अरे आप चिंता ना ही कीजिए मैडम, बिल्कुल मस्त बना कर देंगे। आप खाएंगी ना तो इसका स्वाद जबान पर ऐसा चढ़ेगा कि चाह कर भी नहीं उतरेगा। हाँ हाँ, इस बात पर मुझे बिल्कुल भी शक नहीं है। ये लीजिए मैडम आपका 2 प्लेट लिट्टी चोखा, वो भी एक्स्ट्रा देसी घी मार के। इतना कहकर दुकानदार दोनों को लिट्टी चोखा पकड़ा देता है और दोनों मजे से खाने लगती है, जिसके बाद अंतरा
2-3 लिट्टी अलग से लेकर खा जाती है और खाते ही बोलती है, भैया जी, वैसे इतनी मजेदार और स्वादिष्ट लिट्टी बनाने का राज क्या है? देखो मैडम, राज तो कुछ नहीं है। हाँ, एक सलाह दे सकते हैं आपको कि लिट्टी हमेशा कोयले की सिगड़ी पर ही सेकिएगा। जिसके बाद दुकानदार को पैसे देकर दोनों वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है और अंतरा की शादी ऋतिक नाम के लड़के से हो जाती है। गृह प्रवेश के रस्म के साथ अंतरा अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करती है, लेकिन शादी के बाद भी लिट्टी खाने और बनाने का उसका शौक खत्म ही नहीं होता। अपनी पहली रसोई की रस्म में वो नेट पर लिट्टी चोखे की रेसिपी देखकर उसे बनाने की कोशिश करती है, लेकिन घर में कोयले की सिगड़ी ना होने के कारण वो उन्हें गैस पर ही सेक लेती है। लेकिन वो उन्हें इतना सेक देती है कि लिट्टियां कड़क हो जाती है, जिसके बाद वो जाकर अपनी सास और पति को उन्हें परोसती है। तभी उसकी सास मालती बोलती है, अरे बहू, ये कौन से लड्डू बना कर लाई है? सासू माँ, लड्डू नहीं लिट्टी है, लिट्टी, वो जो बिहार में बहुत फेमस है। लिट्टी चोखा वाली लिट्टी ना? क्या बात है, तुम्हें बनानी आती है? मुझे तो पता ही नहीं था। अरे मैंने तुझे मीठा बनाने के लिए कहा था, तू ये क्या लिट्टी पिट्टी बनाकर ले आई? सासू माँ, मीठा फिर कभी बना दूंगी, आज आप इसे खाइए, मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है। हाँ माँ, खा लो ना। ऋतिक के कहने पर मालती एक लिट्टी उठाकर खाने लगती है, पर ज्यादा सेकने के कारण वो सख्त हो गई थी, जिसके कारण वो लिट्टी उसके दांतों से टूटती नहीं है। तभी मालती बोलती है, अरे बहू, लिट्टी है या पत्थर का गोला, इतना टाइट? हाय हाय, मेरे दांत टूट जाएंगे, लेकिन ये नहीं। अंतरा, ये लिट्टी चोखे के नाम पर कैसा धोखा परोस दिया प्लेट में तुमने, ऊपर से इसके साथ का चोखा भी नहीं है। इसका मतलब इतनी मेहनत करने के बाद भी ये अच्छे नहीं बने? कोई बात नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं और मेहनत करूंगी और एकदम परफेक्ट बनाऊंगी। हाँ हाँ, बनाती रहियो अपनी ये मजबूत टिकाऊ लिट्टी पिट्टी, ले जा यहाँ से। जिसके बाद वो अपनी बनाई लिट्टी उठाए वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। वो लिट्टी बनाने की बार बार कोशिश करती, लेकिन कभी लिट्टी सही बनती तो चोखा खराब हो जाता, और कभी चोखा सही बनता तो लिट्टी जल जाया करती। बहुत कोशिश करने के बाद आखिरकार दोनों ही ठीक ठाक बन जाते हैं। फिर एक बार वो अपनी सास और पति को परोसती है। तभी सास बोलती है, अरे नालायक, तू फिर से ये लड्डू उठा लाई। सासू माँ, लड्डू नहीं लिट्टी है, और वो भी चोखे के साथ। ये आज ना बहुत सॉफ्ट बने हैं, उस दिन की तरह सख्त नहीं है, एक बार खाइए ना। उतने सख्त नहीं है मतलब? अरे तू क्या चाहती है कि बुढ़ापे में मेरे दांत सलामत ना रहे, है ना? मैं बस खिचड़ी दलिया ही खाऊं। ओ सासू माँ, कितना डर रही हो, लो मैं खिलाती। इतना कहकर वो उसे अपने हाथों से खिलाती है, जिसे खाकर उसकी सास की आंखें चमक जाती है और वो बोलती है, चमत्कार! अरे वाह बहू, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। अरे मैं भी हूँ। हाँ हाँ, आप भी लीजिए। तो आखिरकार अंतरा काफी कोशिशों के बाद लिट्टी चोखा ढंग से बना ही लेती है, जिसके बाद तीनों मिलकर लिट्टी चोखे का आनंद उठाते हैं। अपने बेटे संभव की शादी उसकी पसंद की लड़की कृति से तय करने के बाद किरण खुश थी, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि उनके खानदानी पंडित शादी से एक हफ्ता पहले बड़ा ही परेशान चेहरा लेकर उनके घर आते हैं, जिस पर किरण बोलती है, अरे पंडित जी, क्या हुआ? आप इतना चिंता में क्यों दिखाई दे रहे हैं? कोई परेशानी की बात है क्या? बात ये है कि आज आपकी कुंडली देखकर ये पता चला है कि इस घर में आपकी बहू के कदम रखते ही आपकी मृत्यु हो जाएगी। आपकी बहू आपके जीवन के लिए खतरा है, वो भी कम से कम 1 साल तक। मतलब अगर 1 साल से पहले वो इस घर में बहू बनकर आई तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। क्या? हे भगवान, आप ये क्या कह रहे हैं पंडित जी? अब मैं इस शादी को रोक थोड़ी सकती हूँ। तो ऐसा करिए, संभव बेटे से मेरी बात करवा दीजिए, मैं उसको सच बता देता हूँ, वो खुद ये शादी 1 साल के लिए टाल देगा। नहीं पंडित जी, संभव को लगेगा ये मेरा कोई तरीका है शादी रुकवाने का। पहले मैं इस शादी के खिलाफ थी,
क्योंकि लड़की हमारी बिरादरी की नहीं थी, पर बेटे की खुशी के लिए मैं मान गई और भगवान की दया से लड़की का स्वभाव भी अच्छा है। लेकिन शादी में 1 हफ्ते पहले ऐसी खबर देना, सबको तो यही लगेगा ना कि मैं शादी में अड़ंगा डालना चाहती हूँ। तो अब आप क्या करेंगी? देखती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए। आगे मैं देख लूंगी कि क्या करना है। पंडित जी किरण के घर से चले जाते हैं, जिसके बाद वो सोच में बैठ जाती है कि अब क्या करे। तभी संभव हाथों में शेरवानी लिए उसके सामने आकर खड़ा होके बोलता है, माँ ये शेरवानी कैसी लग रही है मेरे ऊपर? लगूंगा ना टॉप क्लास का हीरो? हाँ हाँ बेटा, एकदम हीरो लग रहा है। बहू ने अपना लहंगा ले लिया? हाँ माँ, हम दोनों ने सेम कलर लिया है। मेरी शेरवानी के रंग का ही उसका लहंगा है। सच में मैं अब बहुत खुश हूँ माँ। फाइनली कृति इस घर में बहू बनकर आने वाली है। तू तो खुश है, लेकिन मैं अपने बेटे की खुशी देखकर किरण का मन नहीं मानता कि वो उसे कुछ भी बोले। इसीलिए वो चुप रहने का फैसला लेकर अपने बेटे की शादी कराने का तय करती है। देखते ही देखते शादी का दिन आता है। नाचते गाते बारात लड़की वालों के यहाँ पहुँचती है। फिर शादी की सभी रस्मों के बाद जब तारों की छाव में कृति के विदा होने का समय होता है, तो वो अपनी माँ कल्पना से लिपटकर रोते हुए बोलती है, माँ मुझे नहीं जाना, मैं कैसे रहूंगी आपके बिना। ससुराल में मेरा मन भी नहीं लगेगा, मुझे अपने पास रख लो ना माँ। बेटी, हर लड़की को अपने ससुराल जाना ही होता है। काश मैं तुझे कुछ दिन और अपने पास रख के लाड लड़ा सकती, लेकिन अब शादी के बाद तुझे अपने ससुराल जाना ही पड़ेगा। नहीं माँ, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। कृति को ऐसे रोता देखकर किरण के मन में एक ख्याल आता है, जिस पर वो अपने मन ही मन बोलती है, जब बहू खुद ही नहीं जाना चाहती तो हम क्यों जबरदस्ती करें। ऐसा करती हूँ, उसको यहीं रहने देती हूँ। किसी तरह बहाने से 1 साल उसको ससुराल आने से रोक लूंगी तो मेरा भी काम हो जाएगा। वैसे भी शादी तो हो ही गई है। कृति को ऐसे रोता देखकर संभव उसको संभालते हुए बोलता है, कृति रो मत, मेरी माँ भी तुम्हारी माँ जैसी है, वो तुमको अच्छे से संभाल लेंगी। माँ माँ होती है संभव, माँ से दूर जाने का दुख तुम क्या समझोगे। बेटा संभव, बहू सही कह रही है, माँ माँ होती है। इसलिए बहू तू ऐसा कर, हम अभी विदाई नहीं करते तो ससुराल मत आ, यहीं रह अपनी माँ के पास। और समधन जी, जितना लाड लडाना है लडा लो। अरे आप ये क्या कह रही हैं? वो तो कृति थोड़ी दुखी है, इसलिए ये सब बोला। विदाई तो करनी ही है। अरे नहीं नहीं, हम बहू को रुला के नहीं ले जाना चाहते, इसलिए आप उसको यहीं रखो। संभव बेटा, चल घर चलते हैं। शादी तो हो गई ना, बहू को कुछ दिन यहीं रहने दे। माँ आप ये क्या कह रही हो? सही कह रही हूँ, चल घर चलते हैं। अच्छा समधन जी, चलते हैं। किरण जल्दी जल्दी संभव का हाथ पकड़कर उसको कार में बैठाती है और बिना बहू के ही बारात लेकर घर लौट आती है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हुआ। कृति रोना बंद करके अपनी माँ से बोलती है, माँ ये क्या हुआ? विदाई में रोना पाप है क्या? मेरी सास तो मुझे ससुराल ही नहीं लेकर गई। और रो चिल्ला चिल्ला कर कि मुझे नहीं जाना। माँ मैं कैसे रहूंगी? छोड़ गई ना अब तेरी सास यहाँ। चल अब अंदर चल। बेचारी कृति को अपनी विदाई पर रोना भारी पड़ जाता है। दूसरी तरफ घर आने के बाद संभव अपनी माँ से बोलता है, माँ ये क्या है? कोई बारात बहू को बिना लिए लौटती है क्या? अरे हर लड़की विदाई के समय रोती है और यही बोलती है कि मुझे ससुराल नहीं जाना। तो क्या सब छोड़ आते हैं क्या अपनी बहुएं? बेटा, मेरे से बहू का दुख देखा नहीं गया। वो अपनी माँ से ऐसे कैसे एकदम से दूर हो जाती, इसलिए मैंने कुछ दिन के लिए उसे वहीं छोड़ दिया। वो कुछ दिनों में अपने दिल को समझा लेगी कि ससुराल जाना जरूरी होता है, तो दुख नहीं होगा इतना। बेचारा संभव अपनी माँ की बात मानकर कुछ दिनों की दूरी को बर्दाश्त कर लेता है। ऐसे ही 1 हफ्ते बाद सुबह सुबह संभव अपनी माँ से बोलता है, माँ कृति अब समझ गई है कि लड़की को ससुराल में रहना पड़ता है, इसीलिए मैं उसको लेने जा रहा हूँ। अच्छा बेटा, अब क्या करूँ? ये तो इतना उतावला है बहू को लाने का, कुछ सोच किरण। हाँ बेटा ले आइयो, लेकिन शाम को घर आइयो पहले, उसके बाद जाइयो। कुछ सामान लेकर जाना होता है विदाई के लिए। हाँ माँ ठीक है। संभव ये बात फोन पर कृति को बताता है कि आज वो उसको लेने आएगा। इस बात से खुश होकर
कृति अपनी माँ से बोलती है। माँ, आज शाम को मेरी विदाई होगी। संभव जी मुझे लेने आएंगे। सासू माँ ने भी बोल दिया है। शुक्र है भगवान का। चल शाम की तैयारी करते हैं। शाम को काम से घर आने के बाद संभव कृति को लेने जाने को तैयार होकर निकलने लगता है कि तभी पंडित जी घर आकर उसे रोकते हुए बोलते हैं। संभव बेटा, जहाँ भी जा रहे हो रुक जाओ। आज मैं तुम्हारी कुंडली देख रहा था, तो इसमें लिखा है घर में किसी भी नए इंसान के आ जाने से तुम्हारी सेहत बहुत खराब हो सकती है, इतनी कि कुछ अनहोनी भी हो सकती है। क्या ये क्या कह रहे हैं पंडित जी आप? मैं तो अपनी बीवी कृति को लेने जा रहा था। शादी के बाद पहली बार वो घर में आने वाली है। बेटा, तुम्हारे लिए ये बहुत खतरनाक है। सही समय पर आ गए पंडित जी। नहीं नहीं पंडित जी, ऐसा मत बोलिए। ऐसी बात है तो बेटा नहीं लाना बहू को। मैं तेरी जिंदगी के साथ कोई समझौता नहीं कर सकती। पर माँ, परवर कुछ नहीं, जो बोल दिया सो बोल दिया। तभी संभव के फोन पर कृति का कॉल आता है और किरण उससे फोन लेते हुए कृति से बात करती है। हेलो संभव, आप निकल गए घर से? कब तक आओगे? माफ करना बहू, लेकिन तुम्हें अभी ससुराल नहीं आना। तुम ससुराल नहीं आ सकती। माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? किरण कृति को सब कुछ बता के कॉल कट कर देती है, जिसके बाद कृति अपने घर में रोते हुए बोलती है। नहीं, हे भगवान, इस जन्म में मैं अपने ससुराल जा पाऊंगी भी या नहीं। बेचारी कृति और संभव शादी के बाद भी एक दूसरे से दूर ही रहते हैं। देखते ही देखते 6 महीने गुजर जाते हैं। किरण कभी किसी दोष तो कभी किसी बहाने का सहारा लेकर बहू को ससुराल आने से रोकती रहती, लेकिन अब संभव ऊब चुका था इन कुंडली दोषों और बहानों से। इसीलिए एक दिन वो अपनी माँ से बोलता है। माँ, बस बहुत हुआ। अब मैं कृति से और दूर नहीं रह सकता। मैं उसको अभी इसी वक्त लेने जा रहा हूँ। नहीं, बहू ससुराल नहीं आएगी। तेरी जान को खतरा है बेटा। कोई नहीं, अब चाहे मैं मरूं, लेकिन अब वो अपने ससुराल आएगी ही। संभव गुस्से में घर से निकल जाता है और कृति को उसके साथ लेकर अपने घर के दरवाजे के अंदर आने ही वाला होता है कि तभी किरण उसे रोकते हुए बोलती है। रुक जा बेटा, बहू को घर में मत ला, वरना मेरा मरा मुंह देखेगा। ये आप क्या कह रही हैं माँ? आपने तो कृति को अपना लिया था, फिर ये सब क्यों कर रही हो? शादी के बाद भी हमको अलग क्यों रहना पड़ रहा है? किरण मजबूरी में संभव और कृति को सब कुछ बताती है अपनी कुंडली के बारे में, जिसको सुनकर संभव बोलता है। माँ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे माँ, कृति मेरा प्यार है, लेकिन आप मेरी जिंदगी और आपकी जिंदगी को बचाने के लिए मुझे कृति से 1 साल क्या हमेशा भी दूर रहना पड़ता तो मैं रह लेता। हाँ सासू माँ, आपसे बढ़कर हमारा साथ रहना जरूरी नहीं है। जहाँ ये 6 महीने गुजर गए, वहाँ 6 महीने और हम अलग रहकर गुजार देंगे। अपने बेटे बहू की बात सुनकर किरण की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बाहर आकर उनको आशीर्वाद देती है कि तभी पंडित जी आते हैं और सबको ऐसे घर के बाहर देखकर बोलते हैं। पंडित के बच्चे, रुक, तेरी कुंडली तो आज बनाता हूँ। तेरी वजह से मेरी माँ ने मेरी बीवी को ससुराल नहीं आने दिया। नहीं, रुक तू अब। पंडित जी की ये बात सुनकर संभव उसको घूरता है, जिसके बाद पंडित जी मौका पाकर वहाँ से भागने लगते हैं और संभव भी उसके पीछे भागकर बोलता है। अरे किरण बहन जी, माफ करिएगा, वो मैंने गलती से किसी और की कुंडली पढ़ के आपको बता दी थी। आपकी बहू को कोई दोष नहीं है, आप उसको घर ला सकती हैं। बेचारा संभव गलत कुंडली के कारण अपनी अच्छी खासी बीवी से 6 महीने दूर रहा, लेकिन अंत में अब किरण अपनी बहू को ससुराल में दाखिल कर ही लेती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।